हेलो स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट चैप्टर है, पिछला वाला चैप्टर आपका समाप्त हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वंशागति की आणविक आधार। ठीक है, तो इसकी हम आपको पहले ही बताया दे रहा है, इसकी हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे। जैसा हम बोर्ड में लिखते जाएं वैसा ही आप लोग लिखते जाएं। इसकी पीडीएफ अभी नहीं भेजेंगे, एक दो वीडियो में फिर हम इसकी पीडीएफ भी भेज दिया करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने योग्य हैं, वो पीडीएफ में नहीं है। ठीक, तो जैसा हम बोलते जाएं, बोर्ड में लिखते जाएं, वैसा आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाना। तो चैप्टर का नाम है वंशागति के आणविक आधार। अब ये तो आप जानते ही हो कि जीन या गुणसूत्र का कार्य होता है एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ठीक है, लेकिन जो जीन होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, इनकी आणविक मतलब आणविक संरचना होती कैसी है। अब हम जो जीन या गुणसूत्र होता है इनकी आणविक संरचना का अध्ययन करेंगे। जितने भी वंशागति के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होते हैं या मुख्य चीज़ें जो होती हैं जो वंशागति के लिए जरूरी होती हैं, उनके आणविक आधार मतलब किन किन अणुओं से मिलकर वो बने रहते हैं, तो इनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली हेडिंग है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है, तो ये तो आप जानते ही। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको हेडिंग ऐसे ही लिख लेनी है, पहले हेडिंग डालना है आनुवांशिक पदार्थ, फिर लिखना है, तो हेडिंग लिख लेंगे। ठीक, अब नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र। ठीक, गुणसूत्र आए या क्रोमोसोम आ जाए एक ही बात होती है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अब देखो, चाहे गुणसूत्र पर स्थित होते हैं कहते, चाहे डीएनए में स्थित
होते हैं कह दें, कुछ भी कह सकते हैं हम कि जो ये आनुवांशिक पदार्थ होता है गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, चाहे कह दें यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पर उपस्थित होता है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर दोनों उपस्थित रहते हैं। मतलब जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर गुणसूत्र होता है, बहुत सारे गुणसूत्र मिलकर डीएनए बनाते हैं। आगे है गुणसूत्र, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब जो गुणसूत्र होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 है प्रोटीन, नंबर 2 है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो जो गुणसूत्र होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? डीएनए। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब आरएनए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, तो डीएनए और आरएनए, आरएनए भी आप लिख सकते हो, आरएनए लिख लो। ठीक, तो जो गुणसूत्र होता है तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो बना होता है प्रोटीन से, दूसरा बना होता है न्यूक्लिक अम्ल से, जिसे हम कहते हैं डीएनए। दो प्रकार के चीजों से मिलकर बना होता है। अब इसमें अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो गुणसूत्र पे डीएनए किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। जैसे मान के चलो ये गुणसूत्र है, ऐसा होता है गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो होता है वो डीएनए होता है, ऐसे व्यवस्थित रहता है। ठीक, तो जो गुणसूत्र के अंदर इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहता है। यदि हम इस छोर को पीने या काट के बाहर निकाले तो इस प्रकार से रहता है। ऐसे, यही तो डीएनए की संरचना होती है। इसके अंदर गुणसूत्र डाल दें। ठीक, तो ये होता है गुणसूत्र। ये अंदर वाले, ये पूरा होता है डीएनए। और जो प्रोटीन होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे जोड़ों में, मतलब बाहर की ओर उभरे रहते। प्रोटीन इसी में इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। तो ये एक प्रकार से संरचना हो गई गुणसूत्र की या डीएनए। इसलिए तो चाहे डीएनए में गुणसूत्र समझ लो, चाहे गुणसूत्र में डीएनए, दोनों एक दूसरे के अंदर समावेशित रहते हैं। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपको चित्र बना लेना है कि इसके अंदर जो अंदर वाले हिस्से होता है ये होता है गुणसूत्र। ये इसको हम बाहर निकाले तो ये पूरा डीएनए हो जाता है। क्योंकि जो मानव में डीएनए पाया जाता है वो गोल नहीं पाया जाता है, मतलब चपटा पाया जाता है, ऐसे फीते जैसा पाया जाता है। और फीता क्या होता है, ऐसी मोड़ दो तो फीता में क्या मोड़ आ जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही डीएनए होता है। और यही जो होता है वो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है हर कोशिका में। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका
गुणसूत्र 4 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जैसे H1A H2B, H1A H2B और होता है H3H4, H3H4। एग्जाम्पल में लिख लेना। जो गुणसूत्र होता है वो 4 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पहला है H1A H1B H3H4। ये 4 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। तो इस पॉइंट में आप ये लिख लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपको PDF में नहीं मिलेंगे, तो शुरुआत में इनकी जानकारी करना जरूरी होता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, गुणसूत्र कैसे व्यवस्थित रहते हैं, किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका पहले के वैज्ञानिकों में इतनी विभिन्नता थी कि पहले के वैज्ञानिकों में इतनी विभिन्नता थी कि प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ माना जाता था, कि प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ मानते थे। मतलब पहले के वैज्ञानिकों में इतनी विभिन्नता थी, मतलब सबके मत अलग अलग हुआ करते थे, तो वो सब यही मानते थे कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है। DNA उनको मालूम ही नहीं था। जो पहले के वैज्ञानिक थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि DNA क्या होता है, तो वो सब क्या मानते थे, प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में माना करते थे। लेकिन बाद में प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ माना गया, लेकिन बाद में प्रोटीन को आनुवांशिक DNA को आनुवांशिक पदार्थ माना गया। फिर उन बाद के जो वैज्ञानिक थे, बाद के वैज्ञानिकों ने माना कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक, पहले के जो वैज्ञानिक थे वो प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ मानते थे, लेकिन जो बाद के वैज्ञानिक हुए उन्होंने प्रोटीन को हटा दिया और आनुवांशिक पदार्थ किसको मान लिया, DNA को। अब हमने अब DNA क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो अब हम न्यूक्लिक अम्ल की डेफिनेशन देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज, इसमें लिखना, देखो हम लिखते जाएं, साथ में तुम लिखते जाना। न्यूक्लिक अम्ल की खोज, देखो न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो DNA होता है सर्वप्रथम किसने की थी, देखो वाटसन एवं क्रिक ने नहीं की थी। वाटसन एवं क्रिक ने सर्वप्रथम द्विकुल DNA का मतलब डबल हेलिक्स DNA का स्ट्रक्चर दिया था।
स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन खोज तो इसकी बहुत पहले ही हो चुकी थी। ठीक, तो इसमें लिखना है न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक, सर्वप्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक। स्वीडिश वैज्ञानिक का मतलब होता है स्वीडन एक छोटा सा देश होता है, वहां के वैज्ञानिक थे स्वीडिश वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिसर। फ्रीडरिच मिसर, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे फ्रीडरिच मिसर। उन्होंने सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। सन 1869 में की थी, ने सन 1869 में की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम 1869 में फ्रीडरिच मिसर नामक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इसके बाद उन्होंने इसको पस एक होता है, पौधा होता है पस, तो पस की कोशिकाओं में सबसे पहले इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। तो आगे लिख देंगे उन्होंने पस कोशिका में, उन्होंने पस कोशिका में इसकी खोज की थी। पस एक पौधा होता है, ठीक, तो उसी में इसकी खोज की थी। हाँ, तो इसके बाद है, चूंकि यह जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, जो न्यूक्लिक पदार्थ होता है वो कहाँ केंद्रक, केंद्रक में तो सब पाया जाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, उनमें डीएनए होता है, फिर उसके अंदर जीन्स होता है, केंद्रक के अंदर तो होता है। जो कोशिका का मेन ऑब्जेक्ट होता है बीचों बीच ऐसे, वहीं तो सब स्थित होता है केंद्रक के अंदर। बाकी सभी जगह कोशिकादेव और अन्य ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, डीएनए उपस्थित रहता है। ठीक, तो चूंकि आगे लिख देंगे, चूंकि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में उपस्थित होता है, चूंकि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में उपस्थित होता है या पाया जाता है, इसलिए मिसर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। इसीलिए मिसर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। ठीक, न्यूक्लिन रखा मतलब केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जब ये पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, तो इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल कर दिया। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लिन रखा था। बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, अब इसके नीचे लिखेंगे बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, ठीक, बाद में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्टमान। बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्टमान।
ने इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण, अम्लीय प्रकृति के कारण उन्होंने अध्ययन किया इसका, और उन्होंने देखा कि इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नाम, जब प्रकृति अम्लीय हो गई तो उन्होंने देखा कि अम्लीय प्रकृति के कारण इस पदार्थ का नाम उन्होंने क्या लिख दिया, न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रख दिया, ऐसा लिख देंगे, ठीक। या उसकी अम्लीय प्रकृति होने के कारण उन्होंने इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिक अम्ल दिया। तो देखो ये एक एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि सबसे पहले जो मिसर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको कहाँ देखा, केंद्रक में देखा, तो उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियन। लेकिन जो बाद में वैज्ञानिक हुए अल्टमान, उन्होंने इसका अध्ययन किया विस्तार से और देखा कि ये अम्लीय है, इसका माध्यम कैसा है, अम्लीय। और जब अम्लीय माध्यम है तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक अम्ल कर दिया, ठीक। तो ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अब नीचे लिख लेना न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। देखो एक बात हमेशा याद, न्यूक्लिक अम्ल को ही डीएनए कहते हैं, ठीक। तो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो आप जानते ही हो कि न्यूक्लिक अम्ल होते कितने प्रकार के। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो इसका अगर समझ में नहीं आ रहा एक बार सही से लिख दें। डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो आपको इस चैप्टर से पहले जानना जरूरी होता है कि सबसे पहले मिसर ने इसको न्यूक्लियन नाम दिया था, बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, तो इसकी प्रकृति कैसी निकली, अम्लीय निकली। अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसका नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए, ठीक। यही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इन्हीं का कार्य होता है कि एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। अब इसके बाद हमको अध्ययन करना है कि हम किस प्रकार साबित करें कि जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। क्योंकि हम देखते तो नहीं हैं भाई, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी गुजर जाती है, बहुत टाइम लगता है, इतने टाइम हम अध्ययन थोड़ी कर सकते हैं। तो इसके कुछ प्रमाण हमको या एग्जाम्पल देखेंगे कि हम कैसे ज्ञात हो हमको कि यही आनुवांशिक पदार्थों को ले जाता है। तो इसके कुछ प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों को हम अध्ययन करेंगे कल के वीडियो में कि हम किस प्रकार से मालूम करें कि यही आनुवांशिक पदार्थों के वो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तो अभी इतना ही, बोर्ड से ही लिख लेना, इसकी हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे, बाकी कल से देखेंगे। अगर पीडीएफ वाला हुआ तो वो कल से हम भेज दिया करेंगे, ठीक है।